तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब ऐसे बच्चों के लिए वीडियो है जो 2023 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। तो जो भी नए बच्चे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड आ गया था कि सर संस्कृत अब स्टार्ट कर दीजिए, तो आज से संस्कृत का क्लास स्टार्ट हो गया है। तो आज फर्स्ट डे है, तो आज हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि पूरे साल हमें किन किन टॉपिक को पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस पता रहेगा तभी हम लोग फुल मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और जो भी बच्चे के मन में ये टेंशन है कि सर संस्कृत में हमको कुछ भी नहीं आता या थोड़ा आता है या संस्कृत बहुत ही सर वीक है, 9th में हम किसी तरह पास हो गए हैं दोस्त से चीटिंग करके, क्वेश्चन लिख करके, सर 10th में हीरो बना दीजिए, तो बना देंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर कुछ भी संस्कृत का नहीं आता है, अगर आप हमारे लेक्चर को फॉलो करते हैं, फुल मार्क्स आपका आएगा। और विश्वास नहीं है तो आप पिछला कमेंट जाके देखिए, और आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं जो इस साल क्लास 10th का एग्जाम दिए हैं। बस उनसे पूछिएगा कि फूफा जी संस्कृत कैसा पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का जो वीडियो है करते हैं स्टार्ट। तो जैसे ही हम व्हाइट बोर्ड से हटे, आपके मन में एक बड़ा सवाल आ गया होगा कि सर ये बोर्ड पे क्या लिख दिए हैं, सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो पेशेंस रखिए, एक एक करके आपको समझाते हैं कि इस साल आपको पढ़ना क्या क्या है। इतना बड़ा सिलेबस सर बहुत इजी है, बस रेगुलर पढ़िएगा। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो स्टूडेंट, आपके जो ये सीबीएसई अंकल हैं, सर सीबीएसई तो बोर्ड है, हम लोग उनको अंकल कहते हैं। तो सीबीएसई अंकल है, ये संस्कृत के सिलेबस को 2 भागों में बांट रखे हैं। मतलब कि 2 भागों में उन्होंने सिलेबस को डिवाइड कर दिया है। पहला जो पार्ट है उसका नाम है व्याकरण। सर व्याकरण का मतलब ग्रामर, जैसे इंग्लिश का इंग्लिश ग्रामर, हिंदी का हिंदी ग्रामर, ठीक उसी तरह संस्कृत का संस्कृत ग्रामर, जिसको हमने यहाँ पे व्याकरण लिखा है। और दूसरा जो भाग है उसका नाम है सेमूसी बुक। ठीक है, कहानी वाला बुक। इंग्लिश में अभी टेक्स्ट बुक मिला होगा ना, जिसमें पोयम है तो स्टोरी है, ठीक उसी तरह संस्कृत में एक बुक है सेमूसी। तो यही 2 टॉपिक से आपको इतना सब कुछ पढ़ना है और क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है। अब आइए बात करते हैं कि व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो व्याकरण में स्टूडेंट आपको पहला टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है अपठित गद्यांश, जो टोटल 10 नंबर का आएगा। सर अपठित गद्यांश क्या होता है? तो अभी आप क्लास 9th में इंग्लिश का एग्जाम दिए होंगे, तो उसमें एक आया था ना अनसीन पैसेज, मतलब कि पैसेज से क्वेश्चन आंसर लिखना था। ठीक उसी तरह यहाँ भी एक संस्कृत का पैसेज दे देगा और उसी में से क्वेश्चन आंसर आपको लिखना रहेगा। ठीक है, तो वही 10 नंबर का आएगा, जिसको हम लोग अपठित गद्यांश कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है पत्र लेखन। टोटल 5 नंबर का टॉपिक आता है। ठीक है, कितने नंबर का? 5 नंबर का। पत्र लेखन मतलब लेटर राइटिंग, तो बहुत इजी होता है। अब आप कहेंगे सर संस्कृत में पत्र लिखना इजी होता है, इतना मुश्किल होता है? मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि आपका जो बोर्ड है वो क्वेश्चन में पहले से ही पूरा पत्र लिख देगा। बस आपको फिल इन दी ब्लैंक्स फिलअप करना रहेगा, जो 4-5 तो ऐसे ट्रिक से ही हो जाते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर आपको यहाँ पे स्कोर आसानी से आप कर लेंगे। उसके बाद अगला जो टॉपिक है उसका नाम है चित्रलेखन। चित्रलेखन क्या होता है? तो एक आपको चित्र दे देगा, मतलब एक फोटो दे देगा। ठीक है, और उसी के बारे में 5 लाइन लिखने को बोलेगा। फोटो जो होता है वो स्कूल का दे देता है, पार्क का दे देता है, रेलगाड़ी का दे देता है, हॉस्पिटल का दे देता है, इसी सब का देता है। ठीक है, कटरीना और सलमान के शादी का नहीं देगा, स्कूल का, लाइब्रेरी का, इसी सब का देगा, स्कूल के प्लेग्राउंड का, बगीचा का। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद चौथा टॉपिक हमें पढ़ना है जिसका नाम है अनुवाद, जो टोटल 5 नंबर का आएगा। अब जैसे ही अनुवाद का नाम आता है, आप लोगों के मन में एक डर बैठ जाता है कि सर अनुवाद तो हमसे बनता ही नहीं है। सर एकदम इजी वाला जो अनुवाद होता है ना, बालक पढ़ता है, वो भी सर नहीं बनता है। सर कैसे होगा? बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है।
आपको जब हम अनुवाद पढ़ाएंगे तो ये मान के पढ़ाएंगे कि आप फर्स्ट टाइम ही अनुवाद पढ़ने आए हैं, एकदम जीरो लेवल से उठाएंगे और 10th लेवल पे आपको पहुंचा देंगे। उसके बाद दुनिया का कोई भी अनुवाद होगा आपसे बन जाएगा, ठीक है। और विश्वास नहीं है तो पूछ लीजिएगा, इस साल अनुवाद सारा बच्चा बना के आया, क्यों? क्योंकि उनको शानदार लेक्चर हम दिए थे। तो आप पिछला लेक्चर अभी अगर ज़रूरत है तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो जाके मज़ा कीजिएगा इस लेक्चर के बाद। तो अनुवाद 5 नंबर का आएगा। उसके बाद अगला टॉपिक आएगा संधि, ठीक है। संधि तो जान ही रहे हैं, विद्या जोरालय विद्यालय, वही वाला संधि आएगा। संधि में भी इस बार आपको 2 ही टॉपिक पढ़ना है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में भी बहुत कम पढ़ना है, इसलिए टोटल 4 नंबर का जो सवाल है वो संधि से आएगा। अब आपके मन में होगा कि सर स्वर संधि इस बार नहीं पढ़ना है, तो नहीं पढ़ना है, बस उसका हल्का जानकारी रहना जरूरी है, क्योंकि बिना स्वर संधि के व्यंजन और विसर्ग हमें कभी नहीं आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। उसके बाद आता है समास, जो बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है, समास कुछ बनता ही नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, एकदम जीरो लेवल से आपको पढ़ा देंगे। समास में आपको तत्पुरुष समास पढ़ना है, तत्पुरुष में भी बस एक ही टाइप पढ़ना है, विभक्ति तत्पुरुष। उसके बाद बहुव्रीहि समास पढ़ना है, उसके बाद अव्ययी भाव समास पढ़ना है, और उसके बाद द्वंद्व समास हम लोगों को पढ़ना है। तो ये जो है 6 टॉपिक में इतना पढ़ना है, टोटल 4 नंबर का सवाल आपको समास से आएगा। उसके बाद 7वां टॉपिक हमें पढ़ना है प्रत्यय। प्रत्यय तो नहीं पढ़े होंगे, फर्स्ट टाइम 10th में ही पढ़ाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, सब अच्छे ढंग से पढ़ा देंगे। तो प्रत्यय में आपको 2 टॉपिक पढ़ना है, एक तद्धित प्रत्यय पढ़ना है और एक स्त्री प्रत्यय पढ़ना है, ठीक है। टोटल 4 नंबर का आपको सवाल प्रत्यय से पूछेगा। अब आप कहेंगे सर ये मतुप, ठक, त्व, तल क्या लिखे? तो ये तद्धित प्रत्यय के टाइप है, ठीक है। स्त्री प्रत्यय के टाप और इंगिप जो है टाइप है। स्त्री प्रत्यय का मतलब होता है पुरुष शब्द को महिला शब्द बनाना, मतलब कि सलमान को कटरीना बनाना, टेंशन नहीं लीजिए, सब सिखाएंगे। उसके बाद 8वां टॉपिक है वाच्य। ये 3 नंबर का आता है, एकदम आसान टॉपिक है। वाच्य क्या होता है? तो आप इंग्लिश में वॉइस पढ़ते थे ना, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, तो उसी का संस्कृत होता है वाच्य, ठीक है, वही आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद 9वां टॉपिक आता है, सबसे प्यारा टॉपिक, समय, जिसको समय लेखनम घटिका के नाम से भी जाना जाता है, जो 4 नंबर का आता है क्वेश्चन। बहुत इजी होता है, एक बार पढ़ा देंगे, और आपके घर में कोई नर्सरी क्लास का भी बच्चा होगा ना, अगर आप उसको पढ़ा देते हैं तो 4 में से 4 वो सही कर देगा। बहुत इजी टॉपिक होता है, और पहला टॉपिक यही स्टार्ट करेंगे। उसके बाद 10वां टॉपिक आएगा अव्यय। अव्यय जो होता है आप जान ही रहे, नहीं जान रहे तो बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। ये टोटल 3 नंबर का आपको पूछेगा। और उसके बाद होता है अशुद्धि संशोधन, ये भी 3 नंबर का पूछेगा। अशुद्धि संशोधन क्या होता है कि जैसे अगर हम आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दें, मान लीजिए कि अगर सलमान ने कहा कि आई लव यू, ठीक है, और सामने से कैटरीना का जवाब आया कि माई लव यू टू, तो आप तो यहाँ पे पता कर लिए कि सर जवाब मतलब माई लव यू टू नहीं होगा, माई के जगह सर आई होगा कि नहीं? तो कैसे आप यहाँ पे इरर कनेक्शन कर दिए? इरर कनेक्शन पढ़ते थे ना इंग्लिश में, ठीक उसी तरह संस्कृत में आपको अशुद्धि संशोधन पढ़ना है। तो अनुवाद अगर आपका ठीक हो जाएगा तो ये टॉपिक ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा, इसलिए इसका टेंशन नहीं लीजिएगा। तो व्याकरण में टोटल इतना ही पढ़ना है। अब आप कहेंगे सर इतना सारा पढ़ना है, बहुत इजी है, सभी टॉपिक में 2 से 3 लेक्चर में सब फिनिश हो जाएगा। पूरा साल भर का समय है, खूब मजे में पढ़ेंगे भी, हंसेंगे भी, खेलेंगे भी, खाएंगे भी, पढ़ाएंगे भी, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। तो व्याकरण में आपको इतना ही पढ़ना है, ग्रामर में। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर इसके लिए कौन सा बुक हमें पढ़ना चाहिए? तो आपके जो CBSE अंकल बोले हैं वही बुक आपको पढ़ना चाहिए। इसके लिए एक बुक आती है व्याकरण विधि की, NCERT की। नकली बुक मत लीजिएगा, नहीं तो सब गुरगोबर हो जाएगा, ठीक है। तो उसका PDF का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख लीजिएगा, और मार्केट में जब आप बुक को खरीदने जाइएगा तो मिला लीजिएगा कि सेम है कि नहीं, ठीक है। तो व्याकरण विधि बुक आता है, उसी को पढ़ना है। तो चलिए स्टूडेंट, व्याकरण का तो आप लोग समझ लिए कि व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है। अब बात करते हैं कि सेमुसी बुक में आपको कौन कौन से टॉपिक की पढ़ाई करनी है इस साल बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो सेमुसी बुक क्या होता है? तो जैसे अभी आपका 9th में कहानी वाला बुक था संस्कृत का, सेम उसी तरह
यहाँ 10th में भी है, उसी को सेमूसी बुक कहते हैं। बुक का जो PDF है उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। और PDF से मत पढ़िएगा, मार्केट से ऑफलाइन बुक परचेज कर लीजिएगा। 35 to 40 रुपया इसका आपको कॉस्ट आएगा। अब जानते हैं कि सेमूसी बुक में आपको पढ़ना कौन कौन सा टॉपिक है। वो बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि सेमूसी बुक को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब आप कहेंगे सर यहाँ भी डिवाइड है, हर जगह डिवाइड ही है दुनिया में, यहाँ भी है। पहला है नाटक्यांश, दूसरा है पद्यांश और तीसरा है गद्यांश। अब आइए समझते हैं कि ये तीनों क्या है। नाटक्यांश उस चीज को कहते हैं, नाटक वाला चैप्टर को, मतलब इस लिस्ट में जो भी नाटक वाले चैप्टर हैं उसको हम लोग नाटक्यांश कहेंगे, और जितने भी कहानी वाले चैप्टर हैं उसको हम लोग गद्यांश कहेंगे, और जितने भी श्लोक वाले चैप्टर है उसको हम लोग पद्यांश कहेंगे, ठीक है। अब कौन कौन चैप्टर पढ़ना है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहला आपको चैप्टर पढ़ना है सूचिपार्यावरणम। क्या पढ़ना है? सूचिपार्यावरणम पढ़ना है। ये श्लोक वाला चैप्टर है, तो ये पद्यांश जिला का चैप्टर हुआ, ठीक है। उसी तरह दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है बुद्धि बलवती सदा। क्या पढ़ना है? बुद्धि बलवती सदा। एक बुद्धिमती नाम की स्त्री की कहानी है, कहानी वाला चैप्टर है, तो ये गद्यांश का इलाका हुआ, समझे, यही होता है। उसके बाद चौथा आपको पढ़ना है शिशुलालनम। तीसरा चैप्टर सिलेबस में नहीं है, चौथा आपको शिशुलालनम जो चैप्टर है वो पढ़ना है। पांचवा आपको जननी तुल्यवत्सला पढ़ना है। छठा आपको सुभाषितानी पढ़ना है। सातवां आपको सौहार्दम प्रकृति शोभा चैप्टर पढ़ना है। इसमें नाटक है, तो ये नाटक वाला चैप्टर हुआ, ठीक है। उसके बाद आठवां आपको विचित्र साक्षी पढ़ना है। नौवां आपको सुकत्य पढ़ना है, और 12वां जो चैप्टर है अनुक्त्य, ये आपको पढ़ना है। तो टोटल चैप्टर नंबर को छोड़िए, चैप्टर का नाम आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, या आपके पास सेमूसी बुक है। अगर किसी के भैया दीदी अभी 10th किए होंगे तो उनका तो बुक होगा ही। इन चैप्टरों को आप क्या कीजिए, टिक कर लीजिए, ठीक है। अब आइए जानते हैं कि सेमूसी बुक से किस किस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपके मन में सवाल होगा कि सर पूरा चैप्टर पूछ लेगा? नहीं, सेमूसी बुक से आपको पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर सर क्या? तो चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपसे पूछा जाएगा। अरे भगवान, जैसे आप इंग्लिश का पढ़ाई करते हैं तो चैप्टर से क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करते हैं ना, ठीक उसी तरह संस्कृत के हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपसे को प्रैक्टिस कर लेना है, और उसी में से पूछा जाएगा जो हम करा देंगे। तो क्वेश्चन आंसर कैसे पूछा जाएगा वो आपको बताते हैं। एक जो है आपको नाटक वाला चैप्टर से पूछ लेगा, एक कोई गद्य आपको स्टोरी वाला चैप्टर से पूछ लेगा, और एक कोई श्लोक वाला चैप्टर से पूछ लेगा। अब कौन चैप्टर से पूछेगा, इतना में से ही पूछेगा, वो टोटल आपके CBSE अंकल जानते हैं। तो क्वेश्चन आंसर टोटल 15 नंबर का आपको आएगा, 15 मार्क्स का, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर के बाद दूसरा टॉपिक आपको पूछेगा जिसका नाम है घटना क्रमानुसार, या सीधा घटनाक्रम कहिए। सर घटनाक्रम क्या होता है? तो घटनाक्रम क्या होता है आपको स्टूडेंट हम बता देते हैं। घटनाक्रम होता है कि रीअरेंज करना। मान लीजिए कि कोई कहानी आपको हम सुनाएं, ठीक है, और उसका लाइन इधर उधर करके लिख दिए और आपको कहें कि रीअरेंज कर लीजिए, तो उसी को हम लोग कहते हैं घटनाक्रम। टोटल 4 नंबर का जो घटनाक्रम है वो आपसे पूछेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको तीसरा टॉपिक इसमें पूछेगा, सब पढ़ाएंगे इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि सर घटनाक्रम क्या है, पढ़ाएंगे तो यूँ आप पढ़ा दीजिएगा हमारे घर पे आके, ठीक है। ठीक, चलिए तीसरा टॉपिक आपसे पूछेगा उचित अर्थ। उचित अर्थ का मतलब होता है वर्ड मीनिंग, ठीक है। तो पूरा जितना भी चैप्टर है उसका वर्ड मीनिंग ये भी 4 नंबर का पूछेगा। ये ऐसी है कि पूरा चैप्टर से पूछता है, कुछ कुछ फिक्स है बता देंगे वही पूछता है। चौथा जो आपको पूछेगा वो पूछेगा आपको प्रश्न निर्माण, ठीक है, प्रश्न निर्माण, ये भी 4 अंक का पूछेगा। क्वेश्चन फॉर्मिंग करना सब इजी है, सब पढ़ाएंगे मजा आ जाएगा। और पांचवा जो पूछेगा वो पूछेगा अन्वय या भावार्थ, ये याद करना होगा आपको, ठीक, हम बता देंगे कौन कौन याद करना है, टेंशन नहीं लीजिए। 4 नंबर का पूछेगा, दोनों ऑप्शनल है, कोई आपको एक ही बोर्ड में बनाना रहेगा। अच्छे बच्चे दोनों पढ़ के जाते हैं और अच्छे बच्चे कोई एक पढ़ के ही जाते हैं, दोनों ऑप्शनल है, कोई आपकी इच्छा होगा वही पढ़िएगा। तो इतना आपको सेम उसी बुक से पूछेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यही जो सिलेबस है इस साल हमें क्या करना है, पढ़ाई करना है,
ठीक, जैसे क्वेश्चन आंसर हमने बताया। तो प्रश्न उत्तर जो है एक कोई नाटक वाला चैप्टर से पूछ लेगा, तो जैसे ये 7वां नंबर चैप्टर नाटक वाला है तो इसी से पूछ लेगा। एक श्लोक वाला चैप्टर से, जैसे ये 6ठा नंबर है श्लोक वाला चैप्टर है सुभाषितानी, इससे पूछ लिया। और एक स्टोरी वाला चैप्टर से तो बहुत स्टोरी है, जैसे मान लीजिए इसी से पूछ लिया, हो गया क्वेश्चन आंसर। एक घटनाक्रम पूछेगा तो घटनाक्रम हमेशा स्टोरी या नाटक वाला चैप्टर से रहता है, तो कोई भी चैप्टर से यहाँ पे पूछ सकता है। उचित अर्थ वर्ड मीनिंग है, कोई भी चैप्टर से पूछ सकता है, बता देंगे कौन कौन पूछेगा। और प्रश्न निर्माण सारे चैप्टर का करा देंगे, अन्वय भावार्थ सारे चैप्टर का करा देंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो इतना ही संस्कृत का सिलेबस आपको पढ़ना है। सिलेबस बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। क्यों? साजन से मिलना मजबूरी है, सिलेबस जानना जरूरी है। व्हाई? इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि सिलेबस पता रहता है तो मज़ा आ जाता है पढ़ने का। तब ना पता है कि मंजिल कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, तो पता चल गया कि कितना पढ़ना है, तो शांति से बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आज चुपचाप चले जाना है मार्केट और एक बढ़िया वाली मोटी वाली नोटबुक, यानी कि हमारी यूपी बिहार के भाषा में एक बढ़िया वाली कॉपी ले लीजिएगा और कल से जो जो पढ़ाएं उसको शांति से उसमें नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक। और जो जो चीज़ बोले उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और पढ़ाएंगे तो पूरा आपके बेसिक का ख्याल रखेंगे, तभी तो फूफा जी कहलाते हैं ना, कि कौन कौन सा आपको चीज़ याद रखना है, आप याद करते चले जाइएगा, फुल नंबर आपका मार्क्स आएगा। और जो क्वेश्चन होमवर्क दे उसको भी बनाइएगा, ठीक है। बोरिंग नहीं होगा आपके लिए संस्कृत, ठीक है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ एक बार शेयर करें और बाबू सोना अगर आपके पास है तो उसको बार बार शेयर कीजिए। मोहल्ले वाले अंकल जी के साथ भी शेयर कर दीजिए जो क्रिकेट का बॉल नहीं देते हैं और हमें परेशान करते हैं, ताकि वो छत पे से गिर जाएं और लुढ़क जाएं, ठीक है। तो दोस्तों को एक बार शेयर करें, बाबू सोना को 2 बार शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। और किसी को संस्कृत में कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जब फूफा जी पढ़ाते हैं संस्कृत तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। फूफा जी कौन है, क्या हैं, ये तो आपको आगे पता चलेगा। और अगर आपके भैया दीदी हमसे पढ़े होंगे या आपके सीनियर, तो आपको फूफा जी का जो राज है वो पता चल चुका होगा। तो चलिए, बातें कम पढ़ाई ज़्यादा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।